हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और संस्कृत टीचर। सो हमने चैप्टर पढ़ लिया है और हमको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? आ गया ना? अब हमने चैप्टर डीपली अंडरस्टैंड कर लिया है, हमने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए कि हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से पढ़ लें, ताकि वो चैप्टर जो हमको समझ आ गया है उसको लिखना कैसे है एग्जाम में, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो उसके बारे में हम अगर पढ़ लेंगे तो हम और अच्छे से पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको एमसीक्यू, सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर्स या फिर बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी कुछ भी चाहिए हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे www.evidyarthi.in और डाउनलोड कर लेनी है ये सारी चीजें फ्री में। ठीक है, चलिए जी अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत अभ्यास कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सब अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालकर बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है? आपको मेरे साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारा आज का पहला अभ्यास है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको सिर्फ एक शब्द में देना है। तो चलिए शुरू करें। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अब इसका हिंदी में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारे देश में कितने राज्य हैं। थोड़ा सोचिए, क्या जवाब हो सकता है इसका? इसका सही उत्तर है अष्टाविंशति। अष्टाविंशति मतलब 28। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख लीजिए। शाबाश। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ख है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। इस प्रश्न को हिंदी में समझते हैं। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, हमने पाठ में क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका उत्तर है सप्तभगिन्यः, यानी 7 बहनें। चलिए इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न ग है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। इसका हिंदी में अर्थ है किन राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा जाता है। देखिए, यह प्रश्न पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है ना? और इसका सही जवाब है अष्ट राज्यानाम, यानी 8 राज्यों के समूह को। इसे भी जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न घ है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। इसका हिंदी में मतलब है हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो संस्कृत के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है। और इसका उत्तर है अष्ट, यानी कि 8। चलिए इसे भी लिख लीजिए। और अब आता है इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न। ध्यान से सुनिए। प्रश्न प है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। इसका हिंदी में अर्थ है कि 7 बहनों वाले प्रदेशों में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, मतलब वहां का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है। इसका सही उत्तर है वंशोद्योगः। वंशोद्योगे का मतलब होता है बांस का उद्योग। पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हल करने वाले हैं। सब तैयार हैं? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि भाई के साथ 7 बहनों के समूह में कौन कौन से राज्य हैं। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। इसका पूरा उत्तर संस्कृत में है अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा च भगिन्यः, सिक्किमः भ्रातः अस्ति। चलिए इसको आराम से लिखते हैं। पहले हम बहनों के नाम लिखेंगे। लिखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये हो गई 7 बहनें। और फिर भाई कौन है? सिक्किम। इसको भी लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, पहला उत्तर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या कथ्यन्ते यथा एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याणां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्याच्च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। अब ये थोड़ा लंबा लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इन राज्यों को सप्तभगिनी उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक समानताओं के कारण और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण कहा जाता है। बस इतना ही है। अब आप इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न है ऐशान्य कौन प्रदेशेषु के निवसन्ति। हिंदी में इसका अर्थ है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन निवास करते हैं या कौन लोग रहते हैं।
तो इसका उत्तर है ऐशान्यकोण प्रदेशेषु गारो, खासी, नागा, मीजो, लेप्चा प्रभृतयः इत्यादयः जनजातियां निवसन्ति। चलिए अब इन जनजातियों के नाम एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखिए गारो, फिर खासी, नागा, मीजो और लेप्चा। इन सभी नामों को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब बारी है चौथे प्रश्न की। प्रश्न है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति। इसका मतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो लोग हैं वे किन चीजों में निपुण या कुशल होते हैं। इसका उत्तर है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पूर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। बहुभाषाभिः समन्विताः मतलब वे कई भाषाएं जानते हैं। पूर्व परंपराभिः परिपूरिताः मतलब वे अपनी परंपराओं से बहुत समृद्ध हैं। और स्वलीला कलासु च निष्णाताः का मतलब है कि वे अपनी लोक कलाओं में बहुत निपुण हैं। अब इस पूरे उत्तर को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो हमारा अंतिम प्रश्न है वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। इसे हिंदी में समझते हैं। इसका अर्थ है बांस और वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा उत्तर है संस्कृत में वंशवृक्षोस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम इति क्रियते। इसका मतलब क्या हुआ? आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी कि कपड़ों और गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम यानी घर बनाने तक हर चीज में इन वस्तुओं का उपयोग होता है। चलिए जल्दी से अपना ये आखिरी उत्तर भी कॉपी में लिख लीजिए। प्रकृति प्रत्यय विभाग। इसमें हम क्या करते हैं? हम किसी भी शब्द को उसके मूल रूप यानी उसकी प्रकृति या धातु और उसके अंत में जुड़ने वाले अंश यानी प्रत्यय में अलग अलग करके देखते हैं। देखिए पहला शब्द है ज्ञातुम। इसका मतलब होता है जानने के लिए। अब जरा सोचिए इसमें मूल धातु क्या हो सकता है और प्रत्यय कौन सा लगा है? अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका सही उत्तर देखते हैं। ज्ञातुम बना है ज्ञा धातु से और इसमें जुड़ा है तुमुन प्रत्यय। ज्ञा का अर्थ होता है जानना और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तो सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए ज्ञा प्लस तुमुन। अब अगला शब्द है विश्रुतः। इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें धातु और प्रत्यय के साथ साथ शुरुआत में एक उपसर्ग भी है। क्या आप तीनों को अलग अलग पहचान सकते हैं? सोचिए और लिखिए। बहुत बढ़िया। इसका सही विभाजन है सबसे पहले वि उपसर्ग, फिर श्रु धातु और आखिर में क्त प्रत्यय। तो ये मिलके बना वि प्लस श्रु प्लस क्त और विश्रुता का अर्थ होता है प्रसिद्ध या फेमस। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब तीसरा शब्द है अतिरिच्च। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है पर घबराना नहीं है। कोशिश करने से सब होता है। ध्यान से देखिए और इसके तीनों हिस्सों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोगों ने उत्तर सोच लिया? चलिए मिलाते हैं। इसमें अति उपसर्ग है, रिच धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो ये बना अति प्लस रिच प्लस ल्यप। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इस अभ्यास का आखिरी शब्द है पठनीयम। यह शब्द तो आप सबने कई बार सुना होगा। क्या आप इसकी धातु और प्रत्यय बता सकते हैं? जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। शाबाश, बिल्कुल सही। पठनीयम शब्द पठ धातु से बना है जिसका मतलब है पढ़ना और इसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा है। अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए या योग्य। तो पठनीयम का मतलब हुआ पढ़ने योग्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया सबने। अब हम अपने दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब हमें रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो पहला वाक्य है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामः। यहां रेखांकित शब्द है स्वदेशस्य। सोचिए इसकी जगह हम कौन सा प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, स्वदेशस्य की जगह है हम प्रश्नवाचक शब्द कस्य का प्रयोग करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामः। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। यहां पर सप्तभगिन्यः शब्द रेखांकित है। अब इसके लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द सही होगा? बिल्कुल सही पहचाना। सप्तभगिन्याः स्त्रीलिंग बहुवचन है तो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा काहा। तो हमारा प्रश्न बनेगा काहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। शाबाश। तीसरा वाक्य है प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। यहां रेखांकित शब्द है हस्तशिल्पानाम। बताइए इसके स्थान पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए? हाँ जी, एकदम सही। यहां सही प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम। तो पूरा प्रश्न बनेगा प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। और ये है इस अभ्यास का आखिरी वाक्य।
एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। यहाँ स्वर्ग सदृशानि शब्द को रेखांकित किया गया है। इसको हटाकर प्रश्न बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बहुत खूब, स्वर्ग सदृशानि की जगह आएगा कीदृशानि। तो हमारा प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि सन्ति। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ जैसे आपको चैप्टर समझ आ जाते हैं अच्छे से झट से, वैसे ही ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने सॉल्यूशंस देख लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि आपको पेपर में कैसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में मैं। तब तक के लिए गुड बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय।